हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायो कैटलिस्ट। तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा है, तो क्लासिफिकेशन देखा। उसमें मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड थे। मोनोसैक्राइड को हमने फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई किया, जिसमें अल्डोजोस और कीटोजोस थे, और उसमें ही नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे किया, जिसमें ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस थे। ओके, ओलिगोसैक्राइड में दो एग्जांपल देखे। ओलिगोसैक्राइड के दो एग्जांपल कौन से थे? एक था रैफिनोज, एक था स्टैकाइलोज। और पॉलीसैक्राइड में भी हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक था होमोपॉलीसैक्राइड और हेट्रोपॉलीसैक्राइड। होमोपॉलीसैक्राइड में सेम रिपीटिंग यूनिट था, हेट्रोपॉलीसैक्राइड में अलग रिपीटिंग यूनिट था। ओके, वही मोनोसैक्राइड को हमें आज कंटिन्यू करना है। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले मोनोसैक्राइड, मोनो यानी कि सिंगल, और सिंगल यूनिट होने वाली शुगर को हम मोनोसैक्राइड बोलते हैं। तो ये मोनोसैक्राइड को स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे, जैसे स्टीरो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इपीमर्स क्या होते हैं, इनांशियोमर्स क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, कायरल सेंटर क्या होता है। ये सब अगर आपको पता चल जाएगा तो आसानी से आप ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इन सब के स्ट्रक्चर आसानी से निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है कि एक कंपाउंड है जिसका सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, लेकिन बस स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। मतलब जो स्पेस में उसकी अरेंजमेंट है वो बस डिफर कर रही है। मतलब एक एटम पेज के अपोजिट साइड में, एक एटम पेज के आगे वाली साइड में। मतलब जब हम उसे स्पेस में 3D स्ट्रक्चर में ऐसा पकड़ेंगे, ओके, तब क्या हो जाएगा? तब अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट आ जाएगी। इसी को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है? तो एक कम से कम एक असिमेट्रिक कार्बन होना जरूरी है। तो असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ऐसे कार्बन को हम असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। मतलब जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है उसमें चारों ग्रुप अलग है। एक में आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है। मतलब चारों ग्रुप क्या हुए? डिफरेंट हुए। मतलब ये कार्बन कैसा हुआ? तो असिमेट्रिक कार्बन हुआ। ओके, क्लियर है? तो आइसोमर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2⁻n। और n क्या है? तो नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन्स। तो यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकाला हुआ है। अब इसमें आपको देखना है कि नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, और यही फॉर्मूला अप्लाई करके उसके आइसोमर्स निकालने हैं। ओके, तो ग्लूकोज में इसमें क्या है? C डबल बॉन्ड O H है। मतलब इसमें है क्या? चार ग्रुप अलग नहीं है। और आखिरी इसमें भी दो हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें भी नहीं है चार ग्रुप अलग। बाकी कार्बन्स में अगर आप देखोगे तो हर किसी में अलग अलग चार ग्रुप प्रेजेंट है। इसलिए नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितने हुए? असिमेट्रिक कार्बन कितने हुए? 1 2 3 और 4। जिसको हमें स्टार से रिप्रेजेंट किया है वो सारे कायरल कार्बन है या असिमेट्रिक कार्बन है। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2⁻n। 2⁻n मतलब 2⁻4, क्योंकि चार असिमेट्रिक कार्बन आया ना। तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 16। ओके, क्लियर है? नंबर ऑफ आइसोमर्स ग्लूकोज के कितने आ गए फिर? 16। ओके, क्लियर है? इसके बाद अब हमने क्या देखा था? मोनोसैक्राइड में सबसे पहले ट्रायोज था। ट्रायोज में भी अल्डोज और कीटोज थे। अल्डोज में और कीटोज थे। अल्डोज में एक एग्जांपल था जिसका नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड था। ओके, और एक कीटोज में कौन था? DHA, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन यानी कि कीटोन। ओके, और यहां पे अल्डिहाइड यानी कि अल्डोज है। तो यही ग्लिसरॉल्डिहाइड में सिर्फ एक असिमेट्रिक कार्बन है। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं? जो बेसिक यूनिट है इसे एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल यूज करते हैं। मतलब हमने बाकी यूनिट्स क्यों नहीं चूज किए? तो जो सबसे बेसिक वाला यूनिट है उसे हमने एज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल चूज किया है। ओके, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखो। इसमें अल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसलिए हमने अल्डोज बोला है। और एक ही कायरल कार्बन हो गया, और एक तो हमारा CH2OH वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये इसमें भी 2 H है, इसकी वजह से ये कायरल कार्बन नहीं है। तो अगर हमने उस कायरल कार्बन पे OH कहां रखा है? राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड अगर वो OH प्रेजेंट होगा तो उसे हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और वही अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो उसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसलिए ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? D ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, क्लियर, डन। तो अब सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या है कि ये जो OH है वो कौन से कार्बन वाला देखना है। अगर हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखा तो हमने सेकंड कार्बन ऊपर से भी देखा तो भी सेकंड कार्बन पे, नीचे से देखा तो भी सेकंड कार्बन पे।
ओके लेकिन हमें जो बाकी कंपाउंड देखने जिसमें हमने डी और एल डिफरेंशिएट करना है वो तो सिर्फ 3 कार्बन के नहीं होंगे ना। ओके तो इसके लिए हमें याद रखना है कि जो टर्मिनल वाला प्राइमरी कार्बन है, जो टर्मिनल वाला प्राइमरी कार्बन है उसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन पे OH चेक करना है। ओके मतलब सपोज ये ग्लूकोज वाला एग्जांपल है, ग्लूकोज में हमने क्या किया, टर्मिनल प्राइमरी कार्बन ढूंढा। टर्मिनल प्राइमरी कार्बन कौन सा है, ये है। ओके और इस प्राइमरी कार्बन के एडजेसेंट वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला। ओके तो इस पे OH कौन सी साइड में लगा हुआ है, तो इस साइड में लगा हुआ है। ओके कौन सी साइड है वो, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे अगर हमें OH ग्रुप मिला तो वो कौन सा मॉलिक्यूल था, डी ग्लूकोज। ओके इसलिए हमने यहाँ पे डी ग्लूकोज लिखा है। क्लियर है। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे होने पे डी ग्लिसरल्डिहाइड था, वैसे भी यहाँ पे OH राइट हैंड साइड पे होने की वजह से ये डी ग्लूकोज बन गया। ओके क्लियर है। मतलब जो डी और एल आइसोमर्स है हमने एक उसके लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल माना है और रेफरेंस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग हम बाकी मॉलिक्यूल्स को असाइन कर रहे हैं। ओके उसके बाद और जो डी और एल आइसोमर्स होंगे वो एक दूसरे की क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए। बाद में जब तुम्हें डी और एल आइसोमरिज्म लिखना है तो मैंने क्या बोला, जो टर्मिनल प्राइमरी कार्बन होगा उसके एडजेसेंट वाला कार्बन चेक करना है, उस पे जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से डी और एल असाइन कर दो। ओके क्लियर है। बाद में जो मोस्ट ऑफ द शुगर्स नेचुरली ऑकरिंग मोनोसैकेराइड्स है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो डी कॉन्फिगरेशन होता है। हम मैंने मोस्ट बोला है, ऑल नहीं। ओके तो ये याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द शुगर्स कौन से फॉर्म में, डी फॉर्म में। ओके क्लियर। उसके बाद हमें क्या देखना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए वहां पे भी कायरल कार्बन होना जरूरी है, मतलब मस्ट है। बिना कायरल कार्बन के होते हुए हम ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा सकते। क्लियर है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर होती क्या है, तो जब हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं किसी सॉल्यूशन से तो उस लाइट की बेंडिंग टेंडेंसी होती है। अगर वो राइट साइड में बेंडिंग हो गई तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो गया और लेफ्ट साइड को बेंड हो गई तो वो लिवोरोटेटरी हो गया। क्लियर है। मतलब जब हम मिक्सचर से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं वो क्या करती है, बेंड करती है। अगर वो राइट साइड में बेंड हो गई तो वो कौन सा हो गया, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर वही लाइट अगर लेफ्ट साइड में रोटेट हो गई तो वो क्या हो गया, लिवोरोटेटरी। यहां पे डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हमने प्लस से असाइन किया है और लिवोरोटेटरी को माइनस असाइन किया है। और यहां पे हमने डेक्स्ट्रोरोटेटरी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है, लिवोरोटेटरी को स्मॉल एल से। ओके क्लियर है। बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमने ग्लिसरल्डिहाइड था, ग्लिसरल्डिहाइड को हमने डी और एल आइसोमर्स लिखा था ना ऑन द बेसिस ऑफ कि टर्मिनल प्राइमरी कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे फंक्शनल OH ग्रुप किस साइड पे है, ऑन द बेसिस, इसके बेसिस पे हमने डी और एल असाइन किया था। लेकिन ये ऐसे हमने असाइन किया है क्या, नहीं, ये असाइन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये डी और एल आइसोमर्स का इस डी और एल से कोई भी संबंध नहीं है। ओके मतलब अगर कोई डी आइसोमर होगा तो वो माइनस भी हो सकता है, मतलब लिवोरोटेटरी भी हो सकता है, और वही डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है। या एल आइसोमर है तो ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है और लिवोरोटेटरी भी हो सकता है। ओके क्लियर है, डन। इसके बाद रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब कि ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% डी आइसोमर्स है और 50% एल लिवोरोटेटरी कंपाउंड्स है। मतलब कि अब अगर सपोज मैंने ये बीकर लिया, इस बीकर में 50% डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% लिवोरोटेटरी मॉलिक्यूल्स रखे तो डी क्या कोशिश करेगा कि राइट साइड में लाइट बेंड हो और यल क्या कोशिश करेगा, लेफ्ट साइड में लाइट बेंड हो। दोनों 50-50 है तो इसने अगर 2 डिग्री से राइट में रोटेट किया है तो यह भी 2 डिग्री से लेफ्ट में करेगा, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, 0। ओके मतलब जो रेसिमिक मिक्सचर सॉल्यूशन होता है उसमें डी और एल का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, इसकी वजह से उसमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। ओके क्लियर है, डन। नेक्स्ट है इपीमर्स। इपीमर्स मतलब क्या है, ये बस एक कार्बन पे डिफर करते हैं एक दूसरे से। मतलब सपोज अब ये पूरा हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इस पे डबल बॉन्ड OH
और CH2OH और H OH OH OH। सपोज ये कोई कंपाउंड है और इसमें मैंने क्या किया, बाकी कार्बन एज इट इज रखा, बस एक कार्बन उठाया और उसको बस स्विच कर दिया। ओके, मतलब कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका, डबल बॉन्ड OH और इधर OH इधर H, बाकी एज इट इज सेम। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इपिमर्स हो गए। क्लियर है, मतलब क्या हो रहा है कि सिर्फ एक कार्बन पे ये क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, और ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन नहीं होना चाहिए। बस एक ही इतनी ही कंडीशन है इसकी। देखो डेफिनेशन क्या है उसकी, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन। बस कंडीशन क्या है, अदर देन एनोमेरिक, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन छोड़ के कौन से भी एक कार्बन पे अगर ये डिफर कर रहा है तो हम उसको इपिमर बोल देते हैं। ओके, क्लियर है। तो इसके एग्जांपल है कुछ, एक है मैनोज। मैनोज क्या है, C2 इपिमर है ग्लूकोज का, और गैलेक्टोज क्या है, C4 इपिमर है ग्लूकोज का। ओके, क्लियर है। अब हमें एग्जाम में अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा पेपर लिखना है तो क्या करना है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज के। इसके लिए ये सिंपल ट्रिक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो तुम्हें याद होगा या फिर याद कर लो। ओके, कैसे याद करना है उसे, तो ग्लूकोज में क्या बताया मैंने, ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोज। देखो याद करो मेरे साथ, ग्लूकोज क्या है, अल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोज, यानी कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, ग्लूकोज फंक्शन में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सीधा सीधा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप निकाल दो। ओके, क्लियर। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 कार्बन है, तो एक कार्बन हुआ, 2 3 4 5 और लास्ट वाला CH2OH। डन। अब इसमें ऐसा याद रखना है कि तीसरा कार्बन वाला यल पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 2 3 तीसरा कार्बन वाला यल पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी का एज इट इज लिख लो। ओके, क्लियर, डन। मतलब इसको ऐसा याद रखो, अल्डोहेक्सोज C3L, बस ट्रिक है, अल्डोहेक्सोज C3L। मतलब पहले क्या करना है, अल्डो मतलब पहला अल्डोज ग्रुप निकाल लो, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन निकाल लो, और तीसरे पे OH को लेफ्ट साइड पे रख दो। क्लियर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, बस दूसरे कार्बन पे इसको स्विच कर दो, बाकी एज इट इज रख दो। ये OH को भी चेंज नहीं करना है, बस इसको चेंज करना है, तो क्या बन जाएगा, मैनोज बन जाएगा। ओके, और चौथे कार्बन पे चेंज कर दो, आपको गैलेक्टोज मिल जाएगा। क्लियर है, डन। मतलब क्या हुआ कि मैनोज इज C2 इपिमर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज C4 इपिमर ऑफ ग्लूकोज। डन। और क्या हो सकता है कि एक सॉल्यूशन में ये मैनोज और ग्लूकोज एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इपिमराइजेशन, और इपिमराइजेशन रिएक्शन होने के लिए हमें इपिमरेज नाम का एंजाइम लगता है। ओके, क्लियर है, डन। ओके, नेक्स्ट है इनांशियोमर्स। इनांशियोमर्स मतलब इपिमर्स के जैसा। इपिमर्स में क्या हो रहा था, बस एक कार्बन पे अपोजिट हो रहा था। इसमें क्या करो, सारे कार्बन एक्सेप्ट देन एनोमेरिक कार्बन आपको क्या करना है, अपोजिट कर देना है, आपको मिरर इमेज मिल जाएगी, वो उसका इनांशियोमर बन जाएगा। ओके, मतलब जो D था वो पूरा यल कर दो, आपको इनांशियोमर मिल जाएगा। क्लियर है। ये देखो ग्लूकोज में ही निकाल के देखते हैं हम, क्या क्या बताया था मैंने, पहले अल्डिहाइड निकाल के लो, बाद में नंबर ऑफ कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 और आखिरी वाला CH2OH। डन, आखिरी वाला CH2OH। और इस पे क्या करना है तुम्हें, C3 पे यल साइड पे OH लिखना है, बाकी सेम। और मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो OH इस साइड पे इसे इधर लिख दो, और जो इस साइड पे उसे इधर लिख दो। ओके, क्लियर है, तुम्हें मिरर इमेज मिल जाएगी। ओके, मिरर इमेज मिल गई, तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज का इनांशियोमर मिल गया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ग्लूकोज की डिटेल में स्टडी करनी है। ओके, तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालना आपको आना चाहिए, जो मैंने अभी आपको 2 बार डिटेल में एक्सप्लेन किया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने निकाल लिया,
उसमें भी देखो, इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तीसरे पे यल पे और 6 कार्बन का कंपाउंड है। ओके, क्लियर है। अब इसमें क्या है, हेमी एसिटाइल फॉर्मेशन की रिएक्शन है, जिससे हम उसका ग्लूकोज का क्लोज्ड वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, हेमी एसिटाइल रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन। तो हेमी एसिटाइल जनरली क्या होता है, एक अल्कोहल होता है, एक अल्डिहाइड होता है, इन दोनों में रिएक्शन होती है। सपोज मैंने क्या किया, R1 हाइड्रोकार्बन की साइड चेन है और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, R2 हाइड्रोकार्बन की साइड चेन है और उसमें फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट है। इसमें क्या कर दिया, तो सबसे पहले बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको चार्ज बांट दिए, या डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे माइनस चार्ज आ गया, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो और इसमें भी ऑक्सीजन पे निगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो मैंने इस R2O माइनस का अटैक इस कार्बन पे कर दिया। तो इस कार्बन पे करने के बाद क्या हो गया, या R2O जाके इस पॉजिटिव से बाइंड हो गया, इस पॉजिटिव से जाके R2O बाइंड हो गया, और दूसरा ये जो निगेटिव है इसके साथ ये H जाके बाइंड हो गया, ये जो निगेटिव था इसके साथ ये H आके बाइंड हुआ। ये किसका H है, अल्कोहल का H है, और जो H पहले से था वो वैसा की वैसा वहां पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटाइल। यही रिएक्शन हम ग्लूकोज में होती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ था, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेपरेट आए थे, लेकिन ग्लूकोज में वहीं पे प्रेजेंट है दोनों भी ग्रुप, यहाँ यहीं पे एल्डिहाइड है, यहीं पे अल्कोहल है, तो यहीं पे ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसने क्या किया, ये जो R है और इस पे निगेटिव आ गया, इसने पॉजिटिव पे जाके अटैक किया, और ये जो H है ये O के साथ जाके बाइंड हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पे जो OH था उसमें का H निकल के यहाँ पे जाके बाइंड हुआ, और वो O यहाँ पे जाके बाइंड हुआ। ओके, क्लियर है। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया। तो अब ये क्या हो गया, डी ग्लूकोज, क्योंकि इस पे OH कहाँ था, राइट साइड, तो डी ग्लूकोज है, और इसको हमने अल्फा और एक नाम दे दिया। तो अल्फा ग्लूकोज क्यों दिया, तो जो एनोमेरिक कार्बन है, ये कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH नीचे रहेगा, ओके, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अल्फा, और यही OH अगर ऊपर रहेगा तो हम उसे बीटा बोलेंगे। तो ग्लूकोज के बाद में दो फॉर्म हो गए, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। ओके, क्लियर है, डन। नेक्स्ट है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, तो म्यूटा रोटेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंटिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ओके, मतलब जो ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज के जो एनोमर्स है एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, उसके को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर है। मतलब मोनोसैकेराइड के बेसिक आपको क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ मोनोसैकेराइड के हम थोड़े से रिएक्शन से वो अगले लेक्चर में लेंगे, और फिर ओलिगोसैकेराइड स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।